हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव और हमारे एक्सेल क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10वीं का साइंस, जो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हम शुरू कर दिए थे। इससे पहले जो है पार्ट 1 आपको दे दिया गया है और आज के वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक, तो पार्ट 1 में जैसा कि बताया गया था डेफिनेशन के थ्रू, हमने कहा था कि इसे लिख लीजिएगा और लिख के तैयार कर लीजिएगा। जस्ट इसके अगले ही दिन जो होगा अगला वीडियो दिया जाएगा। तो हमने अपने कहने के मुताबिक देखिए आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में क्या अगला हेडिंग बचा था, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक, जैसे जैसे लिखवाऊंगा वैसे वैसे अपने फेयर कॉपी में लिखते रहिएगा। आपको यकीन मानिए किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं तो चलिए अगला हेडिंग डालिए आप, रसायन अभिक्रिया की पहचान। तो देखिए होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया को हम चाहें तो निम्न तरीकों के आधार पर पहचान सकते हैं। किस किस के आधार पर? तो सबसे पहला लिखा गया है कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन। जैसा कि अवस्था में परिवर्तन कल हमने बताया था कि कोई कागज़ था उसे फाड़ देंगे, यानी कहीं न कहीं अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो आकार में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब भी जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, ठीक, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स है। या तो पानी से बर्फ़ का जमना, उसका भी अवस्था धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो दूसरा जो है रंग में परिवर्तन। कोई भी चीज़ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में परिवर्तन। हमने कल कागज़ को जलाया था तो कागज़ सफ़ेद था, लेकिन जलने के बाद वह काला हो गया था, तो रंग में भी परिवर्तन हुआ था। उसके आगे लिखा गया है गैस का निकलना, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जाहिर सी बात होती है कहीं ना गैस तो निकलती ही है। अगला ताप में परिवर्तन, यानी उसके ताप में भी परिवर्तन होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप कराओगे तो ताप में परिवर्तन तो होगा ही होगा। अगला लिखा है अवक्षेप का निर्माण। हो सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते समय उसमें अवक्षेप बने या झाग वगैरह जो बनते हैं वही बनेंगे। तो हमने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रियाओं का कुछ पहचान थी। सबसे पहला पहचान था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, और तीसरा जो है गैस का निकलना, चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा जो बताया गया अवक्षेप का निर्माण। आप इसे लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला हेडिंग आप क्या लगाओगे, रासायनिक समीकरण। देखिए एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये बातें जरूरी है। तो ध्यान दीजिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने क्या लिखा है, तो चलिए शुरू करिए लिखना। लिखा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, देखिए पदार्थों को हम कोष्ठक में लिखे हैं अभिकारकों। आप बोल सकते हो अभिकारकों। रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें भाग लेती हैं, अर्थात जो एरो के पीछे लिखी जाती हैं, उसे अभिकारक ही कहा जाता है। तो हमने क्या लिखा, अभिकारकों और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों। देखिए एरो के इधर जो होता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो एरो के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो वही बात लिखा है, बनने वाले पदार्थों यानी उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि यदि कोई भी अभिक्रिया हो, जो एरो के जो इस साइड लिखे जाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो इस साइड लिखे जाते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। बस उसी को हम उसके प्रतीकों या सूत्रों में लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जैसे करके कि कार्बन को, देखिए कार्बन को वायु को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, तो कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। यहाँ पर देखिए हमने हिंदी में इसे लिखा है कार्बन, ऑक्सीजन, और ये बना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो आपको बातें बोला हूँ कि ये जो एरो के जो इस साइड रहेगा, इन दोनों को, देखिए इन दोनों को अगर हम चाहें तो क्या कह सकते हैं, अभिकारक कह सकते हैं। एरो के इधर है तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक, और जो एरो के इस साइड बनता है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को हम कहते हैं उत्पाद। बात समझ में आई। अब एरो के इधर जो
जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। बात समझ में आई? तो चलिए अब इसे हम क्या करें, सूत्रों के मुताबिक इसे लिखें, क्योंकि रासायनिक समीकरण वही होता है जो उसके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में क्या होते हैं, निरूपित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कैसे लिख सकते हैं आप इसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्बन की बात है, तो कार्बन को हम दिखाते हैं C से, ठीक। और ऑक्सीजन को आप कहीं भी लिखते हो तो हमेशा O2 रूप में ही लिखते हो, अभी नीचे बताया जाएगा ये आपको, ठीक। आप इसका क्या करोगे, दहन करा दोगे या रासायनिक अभिक्रिया करा दोगे तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं CO2, और बाकी आपका जल जो होता है H2O। बात समझ में आई? देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में होता है, और इसे अगर हम बात करें तो ये भी गैसियस स्टेट में ही होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी गैसियस स्टेट में ही होता है। अगर जल की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो अगर हम चाहें तो ऐसा लिख दें तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखे तो वो चलेगा। कहने का हमारा मेन मतलब यही था कि रासायनिक समीकरण उसे ही कहते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी जो रासायनिक समीकरण को उसके सूत्रों या उसको प्रतीकों के द्वारा जो लिखा जाता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। आई होप ये आपको पूरी बातें समझ में आई हो। तो दोस्तों देखिए आगे जो कह रहा है अगला हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। डाल लीजिए अभी अगला हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। चलिए देखते होता है क्या रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में। लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। यानी यही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए आपको कुछ बातों को जानना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। वह बातें हैं क्या, आइए यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट डाल के लिखा गया है। टोटल 3 पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट में क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट ही कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणु सूत्र को बोलते हैं प्रतीक, याद होने चाहिए। ये बताइए आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हो, अगर लिखते समय उसका आपको अणु सूत्र ही नहीं पता हो, क्या लिखा गया ये जो अणु सूत्र अगर पता ही नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे। तो वही कह रहा है कि भाग लेने वाले क्रियाकारकों यानी जो एरो के इधर होता है और फिर उसके बाद बनने वाले उत्पाद यानी जो एरो के उस साइड होता है, कम से कम उन सभी का अणु सूत्र या उन सब का प्रतीक वगैरह सूत्र वगैरह आपको याद होना चाहिए। अब आप पढ़ रहे हो 10 में, आपको सूत्र लिखने आता ही नहीं है तो क्या मतलब पढ़ने का। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो बस 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक तो याद कर सकते हो, क्योंकि 1 से 30 तक तो बहुत ज़्यादा काम आता है। 1 से 30 तक आपसे हर बार मुलाकात करती रहेगी। तो वही कह रहा कि लिखने की विधि में सबसे पहला चीज़ ये कि आपको उत्पाद और अभिकारक जो लिखे जाते हैं उनका प्रतीक और सूत्र याद होना चाहिए। ये जो सबसे पहला जो है शर्तें लगा रहा है इसका। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। क्या कह रहा है कि रासायनिक सूत्र में लिखते समय जो पदार्थ होते हैं हमेशा किस रूप में, आणविक रूप में। आप कहोगे ये आणविक रूप क्या होता है, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट का मतलब क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आणविक रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। जैसा कि आप जानते हो अणु किसे कहते हैं, जब दो प्रकार के जब जो सेम अणु परमाणु आपस में मिलते हैं तभी ना अणु बनता है। तो सबसे पहले एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो H2 बनेंगे। देखिए यही क्या है, यही अणु है। दूसरा बात क्या कह रहा है, ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं जब 2 ऑक्सीजन को मिलाओगे तो O2 बनेगा, ऑक्सीजन हो गया। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन को मिलाओगे तो N2 बनेगा। उसके बाद क्या है, ब्रोमीन, कहीं ना कहीं 2 को Br2 को मिलाओगे तो ब्रोमीन बन जाएगा। आयोडीन, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, 2 I को मिलाओगे तो I2। और आगे क्या लिखा है, क्लोरीन।
तो 2 को क्लोरीन को मिलाओगे तो Cl2। तो देखिए सब 2 रूप में लिखा गया है, 2 2 2 2। तो यही लिखा गया इसमें रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदा उनके आणविक रूप में होते हैं। हमेशा रासायनिक समीकरण को लिखते समय ये बातें आप ध्यान दोगे। इन चीज़ों को जब भी लिखोगे आप आणविक रूप में लिखोगे, अर्थात 2 रूप में लिखोगे, H2 Cl2 N2 O2, ये सब 2 रूप में ही लिखोगे। ये था दूसरी बात है। तीसरी बात है, आप क्या कह रहे हो यहाँ पे देखिए, तीसरा इसमें लिखा है कि एक परमाणुविक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक को कहा जाता है संकेतों, यानी प्रतीकों संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे के लिए देखिए लिखा है सोडियम, ठीक, लिखा है पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। यानी यही कह रहा है कि दूसरी बात भी याद रखिएगा, एक परमाणुविक तत्वों को, हो सकता है कि जब एक परमाणु के अगर तत्व आ गए उसमें, तो एक परमाणुविक तत्वों को आप उनके संकेतों द्वारा दिखा सकते हो। तो कब दिखाओगे? जब याद रहेगा तभी तो दिखाओगे। तो देखिए यहाँ पर एक परमाणु किसे कहा जाता है? जहाँ पर केवल एक परमाणु पाई जाती है। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर आणविक था, यानी 2 था, लेकिन यहाँ पर एक परमाणु की बात कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एक परमाणु की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम लिखा है, तो देखिए सोडियम यहाँ 1 है, पोटेशियम यहाँ 1 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, जिंक भी यहाँ 1 है, और साथ में आयरन भी यहाँ 1 है, और कॉपर भी यहाँ 1 है। तो वही लिखा गया है, आयरन, कॉपर आदि को क्रमशः इन चीज़ों से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसको लिखते रहिए साथ में भी वीडियो को पॉज करके। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के 2 चरण होते हैं। देखिए अभी तो हम केवल आपको ये बताया हूँ कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको 3 चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला ज़रूरत क्या पड़ी थी? क्रियाकारकों तथा अभिकारकों, क्रियाकारकों तथा जो उत्पाद बन रहे थे उनका सूत्र आपको याद होना चाहिए था। दूसरी बात, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक तथा उत्पाद का जो आणविक रूप होता है वह रूप भी आपको लिखने आना चाहिए। जैसे आणविक रूप O2 N2 Cl2 हमेशा उस रूप में। और तीसरा आपने क्या कहा कि जो एक परमाणु अणु थे उन्हें एक एक रूप में लिखेंगे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, मतलब एक एक रूप में लिखोगे। तो देखिए अब जो है लिखना शुरू करेंगे आगे चल के। तो वही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करना है तो किन किन रूपों में होगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए 2 चरण होते हैं। टोटल कितना चरण? 2 चरण जो निम्न है। पहला चरण देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला चरण में क्या पढ़ोगे आप? मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। अभी इसको मिटाने के बाद बताएंगे, या फिर हो सकता है इसके अगले वीडियो में बताएंगे आपसे, ठीक है ना। तो पहला क्या है? मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। और दूसरा चरण संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। यानी रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कब पूरी होगी? जब चरण 1 जब चरण 2 पढ़ लोगे तब। तो इसके जब अगला वाला वीडियो आएगा तो हम उसमें आपको चरण 1 बताऊंगा कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। देखिए ढांचा चरण लिखने की भी कुछ विधि होती है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विधि। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इसे क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। पार्ट 2 को अपना फेयर कंप्लीट करते रहिएगा। हम हट जाते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्या करेगा, इसको लिख लीजिएगा और साथ साथ में तैयारी भी करते रहिएगा। जो न समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसे कमेंट करिएगा। हो सकता है कि ये 5 या 7 है, हो सकता है इससे ऊपर भी पार्ट लगे। जो भी लगे, बहुत ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं दूंगा आपको, कम मिनट की वीडियो दूंगा। और जो मिलेगा आपको लिखा लिखाया ही मिलेगा, जो कि बहुत आसान शब्दों में और छोटे छोटे रूपों में ही लिखा गया है। किताब में देखेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा, टीचर्स भी लिखवाएंगे बड़ा, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना छोटा सा छोटा आपको मिल जाए और आसान से आसान भाषा में मिल जाए। तो इसे लिखिए और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक क्या करिए, इस वीडियो को या फिर पहुँचाइए, ताकि वो सब भी आसानी से यहाँ पर पढ़ चुके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।